Hello students and welcome to course आशा क्लास 11th चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस हम कर रहे हैं। आज लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर का प्रॉमिस था कि हाइब्रिडाइजेशन पे थोड़ी सी 5-10 मिनट का डिस्कशन हम करेंगे, थोड़ी सी चर्चा होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकाले बिना सिमिलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाना एक ही कंपाउंड में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सेम कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाता है। लास्ट लेक्चर में 2-4 एग्जांपल्स भी देखे थे। लास्ट एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो उसी पे बेस्ड है। तो बेसिक बात रिडॉक्स में हाइब्रिडाइजेशन की करनी थी। सेकंड लेक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उससे कोई मतलब नहीं, निकाला कैसे जाता है इससे मतलब है। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऑफलाइन क्लासेस में बताया गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे कभी भी वीडियोस बनाए जाएंगे, उस पर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हमारा देह हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ना नहीं है, बल्कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपको दो चीजें काउंट करनी है। वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज लोन पेयर। तो आपको कभी भी सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर किसी भी एक एलिमेंट में, एक एटम के देखने हैं कि उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं और उसके आजू बाजू में या उसके पास, बेसिकली उसके आसपास के एटम्स में नहीं, उसके पास कितने लोन पेयर्स हैं। तो गिनती हो जाए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की। मान लो कि ये जो गिनती आ रही है इसकी वैल्यू x है। तो अगर x की वैल्यू लेट से 2 निकल के आए, x की वैल्यू 3 आ सकती है, x की वैल्यू 4 आ सकती है, x की वैल्यू 5 आ सकती है। तो जब 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, यहाँ sp2 होगा, यहाँ sp3 होगा, यहाँ sp3d होगा। इसी तरह अगर ये नंबर निकल के आ गया 6 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। इसी प्रकार से x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो sp3d3 होगा। निकालने का बहुत बेसिक सिंपल तरीका है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं निकालने के, एक बेसिक फार्मूला किताबों में दिया होता है, वो सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है सब। डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है कि आप लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड किसी भी एटम का काउंट कर लीजिए, काम खत्म। जरूरत क्या पड़ती है हाइब्रिडाइजेशन की और क्यों हाइब्रिडाइजेशन का ये कंसेप्ट लाया गया, इसको समझने के लिए अगर छोटी सी बात करें तो इस तरह समझा जा सकता है कि मान लो आपके पास एक कंपाउंड है BeH2। ठीक, इसको अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं तो ये Be है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, दो बॉन्ड हो गए। आप बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2 2s2। अच्छा लगा। इसके आगे की जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो सब वैकेंट हैं। जरा बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, 2s1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और 2p में चला जाएगा, तो 2p1, बेसिकली एक्स वाई जेड में से x ले लो, उसको ही देख लो। तो ये अब जो ऑर्बिटल्स हैं, गौर से देखो, ये एक शेयरिंग करेगा 1s ऑफ हाइड्रोजन से, और ये जो है 1s ऑर्बिटल ऑफ दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखो यहाँ पे दो बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक, जबकि यहां पर देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर तो 2s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखो नीचे क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट की जगह एक्साइटेड स्टेट में ये काम हो रहा है। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ये दो एक्साइटेड स्टेट के आपस में मर्ज हो गए हैं। मतलब s और p, ये जो एक एक ऑर्बिटल 2s और 2p, ये आपस में मर्ज हो गए हैं, मर्ज हो के मिल चुके हैं, घुल चुके हैं और कुछ नया बना चुके हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनके एनर्जीज बराबर हैं, शेप्स एंड साइजेस बराबर हैं, पर वो कुछ अलग हैं कि एक s और एक p के मिलने से कुछ नया बना है। 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर। ठीक है ना। तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा, और ये ऑर्बिटल्स के आपस की मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, किसी को नहीं पता कि सच में ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं या नहीं, किसी को नहीं पता है ब्लेंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, किसी को नहीं पता ऐसे शेप्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी है कोई जानकारी नहीं कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर इस थ्योरी के हिसाब से जो बॉन्ड्स वगैरह के एक्सप्लेनेशंस हैं वो बिल्कुल बढ़िया निकलते हैं। लिनस पॉलिंग साहब की थ्योरी है, तो उसके हिसाब से हम मानते हैं कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन सही होगा। बट रियलिटी ये है कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है, या ये कह लो
कि कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना है, जस्टिफाइड थ्योरी है कि इस थ्योरी से बॉन्ड्स वगैरह की कहानी बिल्कुल सही सही हो जाती है। जैसे मान लो मेथेन की चर्चा करो, ठीक है ना, तो अगर आपको मेथेन की चर्चा करनी है, CH4, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो आएगा 1s2 2s2, तो कार्बन 6 नंबर होता है, 2p2। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का कर लो भाई, 1s2 यहीं रहेगा, आप 2s1 कर लीजिए और 2p3 कर लीजिए। बेसिकली आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को 2s से जंप करा के आगे भेज दिया, ठीक है ना। तो 2p3 का मतलब ये हुआ कि 2px1 2py1 और 2pz1 जो कि वैकेंट था, और यहाँ 2s1 बचा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के z पे गया हुआ है, ठीक, ये बात हो गई। अब गौर से देखो, ये 3 ऑर्बिटल ये और ये एक ऑर्बिटल, ये चारों ऑर्बिटल जो हैं आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और 4 न्यू डीजेनरेट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है ना, और किस तरह के कहलाएंगे वो गौर से देखो, तो मेरे पास एक s है और 3 p आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, तो जो एक ऑर्बिटल आएगा वो sp3 टाइप का होगा, और जो 4 ऑर्बिटल बनेंगे वो sp3 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 ही कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कार्बन में एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, तो लॉजिक क्लियर दिखाई दिया कि आपस में ये लोग मिलजुल गए, बॉन्ड बना लिए। कार्बन के 4 ऑर्बिटल जो हैं वो कार्बन के अपने ऑर्बिटल 4, एक s या p के प्योर ऑर्बिटल्स नहीं है, 2000 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो कि रिएक्शन कर रहे हैं। दिमाग में एक बात रखना कि जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरह से पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, जो भी बॉन्ड उनको बनाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड में उनका कोई लेन देन नहीं होता है, और हर एक हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक ज्योमेट्री जुड़ी हुई है। इस बात को विशेष ध्यान रखें, याद रखें कि जब भी कभी आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक स्पेशल ज्योमेट्री जुड़ी हुई है। दिमाग में क्या रखना है कि जब लोन पेयर नहीं होगा तो जो स्पेशल ज्योमेट्री बताई जाएगी वही ज्योमेट्री कंपाउंड की एलिमेंट मॉलिक्यूल की मिलेगी। अगर लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है उससे थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड मिलेगी ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस, ठीक। तो फिलहाल तो कुछ ज्योमेट्री हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, जैसे sp का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर, sp2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा ट्रायंगुलर प्लेनार, sp3 का जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद sp3d का आप देखिए, sp3d, तो sp3d का होगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। sp3d2 का देखिए क्या बनेगा, sp3d2 का बनता है ऑक्टाहेड्रल, ये स्टैंडर्ड है, ध्यान रखें। sp3d3 का क्या बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ाया गया है, तो अभी इन सब में सिर्फ एक क्विक रिवीजन देखना है क्योंकि इनकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो लास्ट लेक्चर में ऐसा लगा था कि 4-5 एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन पे ही अटक गए थे, तो एक बार रिवाइज करा देना जरूरी है। आगे देखो, देखो भाई, अब हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया गया आपको, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला सिखाया गया सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक। अब इसमें कुछ टफ नहीं है, आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड तो ढूंढने आते हैं, लोन पेयर भी ढूंढने आते हैं, नहीं आते हैं तो जरूर आने चाहिए, बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिंपल है। चलो देखें, करें।
स्ट्रक्चर ढूंढे। सबसे पहले मेथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH4। आपके सामने CH4 का एग्जांपल देखो क्या है। CH4 में अगर आप देखो तो 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, और लोन पेयर तो बचता ही नहीं है कोई। ठीक, 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो 4 टोटल गिनती आई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना। इसी प्रकार से PCl5 का एग्जांपल देखो। PCl5 के अंदर फास्फोरस जो है 5 क्लोरीन से सिग्मा बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फास्फोरस 15 ग्रुप का मेंबर है, 5 बॉन्ड बना चुका है, इसलिए कोई लोन पेयर नहीं है, और 5 हो चुका है नाम या नंबर, तो sp3d तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह SF6 देखो, तो सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 6 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, लोन पेयर है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2 होगा। इनके क्या शेप्स होंगे, क्या स्ट्रक्चर होंगे, तो स्ट्रक्चर आप जैसे पिछले पेज पे बताया था, थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट पीछे कर लो, और इन सब के जो हाइब्रिडाइजेशन इनके स्ट्रक्चर याद कर लो। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे, तो हाइब्रिडाइजेशन देखते ही उनसे रिलेटेड जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक, तो चार्ट बना लो, चार्ट बना के उसको याद कर लो। इसी तरह ICl7, ये बहुत विशेष स्टेबल कंपाउंड नहीं है, लेकिन 7 सिग्मा बॉन्ड है। आयोडीन जो है वो 7 क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और आयोडीन के एंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 17 ग्रुप का मेंबर है, इसलिए लोन पेयर तो कुछ बचेंगे नहीं, कोई लोन इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं उसके पास। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3d3, है ना, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। जेनॉन का एक बढ़िया सा ऑक्साइड है, ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये बहुत हाई प्रेशर पर जाकर बनता है कहीं। 4 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और 0 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, तो sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे, जेनॉन लीजिए, डबल बॉन्ड लीजिए, डबल बॉन्ड लीजिए, डबल बॉन्ड लीजिए, बना दीजिए। ठीक, तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई है। ठीक, अब ये तो वो स्ट्रक्चर्स हो गए, ये वो नाम हो गए जिनके पास लोन पेयर नहीं थे, निकाल लिया। अब वो भी तो हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, तो अगर लोन पेयर है, ऐसे प्राणी आ जाए, तो उनका कैसे निकाला जाए। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अमोनिया का, क्योंकि सबने सुन भी रखा है, फैमिलियर लोग इससे होते हैं, पर इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये बहुत फेमस आदमी तो नहीं है। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन से एक एक, तो 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, एक लोन पेयर भी आ गया। लोन पेयर के आते ही क्या दिमाग में आता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते ही दिमाग में आता है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। पर मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी स्टैंडर्ड ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से दिखाई दे और लोन पेयर अवेलेबल हो, तो वो ज्योमेट्री नहीं होती जो स्टैंडर्ड होती है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है। अब डिस्टॉर्टेड में आप गौर से देखो तो टेट्राहेड्रल है तो पिरामिडल ही, लेकिन वो एक रेगुलर पिरामिड है, और अगर इस लोन पेयर से पिरामिड की ज्योमेट्री बदलेगी, तो हम कहेंगे कि वो रेगुलर पिरामिड ना होके थोड़ा सा इरेगुलर हो गया, तो टेट्राहेड्रल ना बोल के सिंपल इसको पिरामिड नाम दिया जाता है। कुछ इस प्रकार की फीलिंग है कि एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ है, एक प्लेन के बाहर, ठीक है ना, और लोन पेयर का लोब यहाँ पर है। आप इस लोन पेयर को भूल जाइए और इनको बना लीजिए, तो आपको पिरामिड ही दिखाई देगा। ठीक है ना, ये लोन पेयर की वजह से, थोड़े थोड़े से रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड अंदर की ओर दबे हुए होंगे। इसी प्रकार से आप वाटर का केस ले लीजिए, तो जल ही जीवन है, 2 सिंगल बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड यानी 2 सिग्मा बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। तो ऑक्सीजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना हो, तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 आया। क्लियर मेरी बात। अब गौर से देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर तांडव करते हुए दिखाई देंगे, तो क्या है, वी शेप दिखाई देगा, बिल्कुल। तो पिरामिड से भी बदल जाएगा। असल में अगर कभी भी लोन पेयर आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए शेप निकालने के लिए, आपको जो लोन पेयर है उसकी हिसाब से जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को थोड़ा सा श्रिंक कर देना चाहिए, एंगल कम कर देना चाहिए, और लोन पेयर वाले लोब्स को काउंट करना बंद कर दो। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वही फाइनल स्ट्रक्चर है, तो उसको वी शेप्ड बोला जा सकता है। ये हुआ आपका वी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह से ICl3 नामक एक कंपाउंड है, आयोडीन 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है यार, तो 3 क्लोरीन के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। पर आयोडीन के एंड में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से आपने बॉन्ड बना दिए, बचे कितने, 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। 3 और 2 5, गिनती आई 5 की, यानी sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक,
2 लोन पेयर आ रहे हैं, वैसा तो स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता जैसा होना चाहिए जो हाइब्रिडाइजेशन से निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं टी शेप्ड। ठीक, लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन हो गया है। अब जेनॉन का फ्लोरीन से रिएक्शन कराइए, CF4 बनता है, 4 हैं तो 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाने वाला है। अच्छा, जेनॉन क्योंकि अपनी नोबेल गैस है, इसके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं और कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन से ही शेयरिंग हुई है, तो 2 लोन पेयर आज भी बाकी हैं। तो 2 लोन पेयर और ये तो बेसिकली बना क्या आपका sp3d2, ये क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक, स्ट्रक्चर्स याद रखिए, लिखते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया भाई, ये वो हो गया जिनमें लोन पेयर बाकी थे। ऐसे भी कुछ निकाल लिए जाएं जिनमें लोन पेयर के अलावा भी कुछ बाकी हो, जैसे, या लोन पेयर ना हो कुछ और हो, जैसे कैटायन ले लें या एनायन ले लें या फ्री रेडिकल ले लें। तो देखिए क्या केस होता है। मान लो आपने लिया CH3, ये CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मान लो इसके ऊपर कैटायन बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था कार्बन के पास, जो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए काम आ सकता था, निकाल लिया गया। तो गौर से देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। ठीक, क्योंकि 2 ही चीजें जुड़नी है, ध्यान रखें, या तो लोन पेयर या तो सिग्मा बॉन्ड, और इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं जुड़ना है। अब मान लो आपके पास CH3 माइनस आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो होगा sp3। अब sp3 कहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ही तो फर्जी आया हुआ जो माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, गौर से देखो कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब के पास पहले से था, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है ना, ये अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप है। अब जो माइनस चार्ज एक्स्ट्रा आया है वो इलेक्ट्रॉन किसी ने इंजेक्ट कराया होगा, तो ये मिलाकर के क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और चौथा ये लोन पेयर, तो sp3 बन गया। ठीक है, तो माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली पहले से इलेक्ट्रॉन बचा था और जो नया आया वो मिला के लोन पेयर बन गया है, और लोन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। इसी प्रकार से फ्री रेडिकल का केस ले लो, ये फ्री रेडिकल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होगा, तो लॉजिकल है। आप इसी एग्जांपल में देख लीजिए कि आपके पास कार्बन था, जो ये बचा हुआ था यही तो तुम्हारा फ्री रेडिकल है। ठीक, तभी तो फ्री रेडिकल बनेगा कार्बन। तो क्लियर क्या दिखाई दिया कि ये जो स्ट्रक्चर था इसमें तो सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आना है। इसी जगह पे आपके पास लिखा होता CF3 और एक लोन पेयर होता, तो यहां पर क्या बनता है, ये सॉरी लोन पेयर कह रहा हूं, ये फ्री रेडिकल होता, तो इसका क्या बनता, इसका बनता sp3। अच्छा, चमत्कार हो गया, कुछ नया है। जबकि CH3 और CF3 में क्या अंतर है, गौर से सोचो। CH3 को भी बना देता हूं अलग और CF3 को भी उसी तरह से बना लेते हैं, ये H, ये H, ये H और एक ये बना हुआ है। इसी प्रकार से ये F और ये F और ये बना हुआ है भाई एक अनशेड इलेक्ट्रॉन। तो कोई अंतर थोड़ी है, एक में F है एक में H है, ये F और H का ही अंतर है। ठीक, अभी बताता हूं F और H का क्या अंतर है। यहां देखो CCl3, ठीक है ना, और फ्री रेडिकल यहां बना दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही है। अच्छा, इनमें ऐसी क्या खास बात है कि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ खास तो है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, फिर भी sp3 कैसे बन गया, जबकि स्ट्रक्चर मैंने ऊपर बना के दिखाया वो सेम है। थोड़ा इरेज कर लो, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साथ वाला एटम इज ग्रेटर, तो फिर वो फ्री रेडिकल काउंट होगा। ठीक, अनशेड इलेक्ट्रॉन काउंट होगा इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साथ वाला एलिमेंट, ऐसे लिख लेना है ना, साथ वाला एलिमेंट is greater than carbon, then unshared electron is counted। ये अजीब बात है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखें, ये स्पेशल केसेस हैं, अगर नहीं रटे होंगे तो पेपर में सही नहीं कर पाओगे, और रिडॉक्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो भाई NO2 दिया हुआ है,
NO2 का क्या होगा, sp2 निकालना, निकल आएगा, चिंता नहीं करना, ठीक है ना, सिंपल है। और एक एक बॉन्ड बेसिकली जोड़ लीजिए आप यहाँ से, ये तो आपको दिखाई दे जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है sp2 में, ठीक है ना, लोन पेयर तो है ही ना उसके पास। इसी प्रकार से मान लो AlH4 है और इसके ऊपर मान लो एक माइनस चार्ज आया हुआ है, तो क्या बनेगा, तो sp3 बनेगा। sp3 कैसे बनेगा, निकालो, निकलेगा, sp3 बनेगा, चिंता नहीं करो। sp3 कैसे, चार तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक ये हो गया, एक ये नहीं हो गया, गौर से देखो एल्यूमिनियम के आखिरी में बेटा 3 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 3 हाइड्रोजन की शेयरिंग हो गई। चौथी शेयरिंग कहाँ से आएगी, चौथी शेयरिंग तब आएगी जब बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कराओगे, और इंजेक्ट करते ही ये क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज, और इससे फिर हाइड्रोजन होगा। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, आपके पास हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो कोई है नहीं, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आया है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो बना क्या बेटा ये sp3। तो कंफ्यूज मत हो कि 4 हाइड्रोजन है, असल में तुम एल्यूमिनियम के कन्फिग्रेशन पे गौर करो तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। अगला देखो, जैसे PCl6 और P के ऊपर माइनस, तो इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d2। ये कैसे बोल दिया आपने sp3d2, बहुत सिंपल है, PCl6 फॉस्फोरस के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही तो होते हैं, तो ये और ये मैंने 5 बना दिए आपके सामने, 5 बनाए, फॉस्फोरस के एंड वाले सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अगर छठे क्लोरीन को लाना है, बॉन्ड बनाना है, तो पहले भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन तो लेके आओगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो क्या इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो बेसिकली 6 ही तो सिग्मा बॉन्ड हुए, 6 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर। अगर ये नहीं रटा तो कुछ नहीं रटा, तो बॉन्ड देख लीजिए, आसान है। इसी प्रकार से आप चाहें तो SO4-2 का निकाल सकते हैं, मान लो SO4 है और -2, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो आएगा sp3। ये कैसे आएगा, वही करके देखो जो अभी बताया, डरने की जरूरत नहीं है। NO2 माइनस क्या निकल के आएगा, sp2, अब माइनस भी लगा लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। NO3 माइनस निकालो sp2, ये होमवर्क के तौर पे कर लेना है, 3 सवाल अपने मन से निकालने की कोशिश करना, नहीं निकल के आए तो बताना, फिर करा दिए जाएंगे, ठीक। ये होमवर्क है, कैसे निकालोगे, सल्फर करके निकाल लो यार, क्या परेशानी है। जैसे आप मान लो N3 माइनस, ठीक, तो N3 माइनस को निकालोगे तो sp निकलेगा, इसको एजाइड आयन बोलते हैं, ये विशेष बात ध्यान रखो, इसको एजाइड आयन बोलते हैं, ठीक। तो sp निकलेगा, निकालोगे आसानी से निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ना निकले तो 4 एग्जाम्पल आपके होमवर्क के हो गए, 4 आप करके बताइएगा, ठीक है, नहीं आएंगे तो करा दिए जाएंगे। अब काफ़ी हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, रियल कंसेप्ट पे आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है आज का, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वहां पे हम आ गए हैं। तो आइए भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हेडिंग डालते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ना है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की हेडिंग डाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन, आओ भैया ऑक्सीडेशन करते हैं। सबसे पहले समझो कि ऑक्सीडेशन है क्या। तो जो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है और जो हमेशा काम करेगा वो ये है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना क्या होता है, तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि इंक्रीज से हमारा मतलब होगा बिकमिंग मोर पॉजिटिव, ठीक। ये ध्यान रखें, ये नहीं है कि -3 से -5 चला गया, -3 से -4 चला गया, -1 से -2 चला गया, तो आपको देखो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, वो केस नहीं है।
बढ़ने का मतलब है मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव मोर पॉजिटिव होना। -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये बढ़ाया कैसे कैसे जा सकता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा कह सकते हो। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लॉजिकल है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लाओगे और बॉन्ड बनाओगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है केस बिगड़ गया है। और जब उसको तुम आयनिक अप्रोक्सीमेशन में ले जाओगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा और कंप्लीटली आप उसको आयनाइज करा देंगे। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देने वाला है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, मोर पॉजिटिव हो गया है। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह पे ऐसा बोला जा सकता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटा दिया जाए, ताकि जिसका इलेक्ट्रॉन हम खींच के ला रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉन खींच के ना ला पाए। तो बेसिकली जितना इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा ले आ रहे थे अब उतना नहीं ला पा रहे हैं, तो हम बन गए हैं मोर पॉजिटिव, वी आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक। एक और तरीका है जो कि बचपन में सिखाया जाता है 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 तरीके हैं। इन चारों तरीकों में जो पहला तरीका था कि ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, मोर पॉजिटिव हो जाना, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। बाकी सब तो ये है कि इतने तरीकों से हो जाते हैं। तो हर बार चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो ना हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा हो ना आ रहा हो, चाहे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो रहा हो या ना हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से कोई एक भी चीज हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए कि पक्का पक्का ऑक्सीडेशन स्टेट मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ना? इस बात पे बहुत विशेष ध्यान देना है कि हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब है, वो किस तरह से बढ़ रहा है इससे मतलब नहीं है। और कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किसी भी प्रकार से हो जाए, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ना बढ़े ना घटे, दोनों बताएं, ना बढ़े ना घटे, तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी हुआ है। ठीक है, ध्यान दें इस बात को। और अगर इसके एग्जाम्पल देखने हो कि ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत कुछ देखा जा सकता है। और देखो, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और कैटायन बना लेते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से मिलती है और MgO बना लेती है। यहाँ 2 लगा लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक। CH3OH ये कौन है? देखो गौर से, कौन है ये? CH3OH जो है वो मिथाइल अल्कोहल है। आप इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कराइए, HCOH ऐसे बन जाएगा और ये H2 निकल जाएगा अगर आपने यहाँ पे समोसा लगा दिया तो। ठीक। इसी प्रकार से आप एल्यूमिनियम का केस ले सकते हो। एल्यूमिनियम में Al+3 बना दो और एल्यूमिनियम मेटल है इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक। यहाँ पे -2 लगा दो, बेसिकली ऐसा करके कुछ। अब देखो गौर से, हुआ क्या है? तुमको भी साफ दिख रहा होगा कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक। तो सोडियम जो है वो अपने हिसाब से ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम को देखो, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? यहाँ का मैग्नीशियम जो है फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ का ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फ्री स्टेट में है, तो यहाँ का +1 है। क्या मोर पॉजिटिव हो गया? तो ऑक्सीडेशन दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखो तो +2 दिखाई देता है क्योंकि ऑक्सीजन जनरली -2 पे होता है और ये फ्री स्टेट में है लेफ्ट साइड में, इसलिए वो 0 हो गया है। तो यहाँ भी तुमको ऑक्सीडेशन दिखाई देगा। ठीक। इस प्रकार से यहाँ से इस कार्बन तक चले जाइए। ठीक। ये कार्बन एक फ्री मॉलिक्यूल है, इसलिए इस कार्बन पे या इस पूरे पूरे कंपाउंड पे बेसिकली 0 होना है। उधर तो -2 दिखाई देता है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आप एल्यूमिनियम को देख लीजिए, तो यहाँ पे फ्री स्टेट में है 0, वहाँ +3 है, तो फिर से ऑक्सीडेशन दिखाई देता है। तो ये सिंपल तरीके हैं ऑक्सीडेशन को देखने के। इसके बाद किसका नाम आता है? इसके बाद बहुत जरूरी चीज जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन आएगा। तो रिडक्शन देखो कर लेते हैं।
ये रिडक्शन है। ठीक है, आप भाई रिडक्शन देखें। रिडक्शन कैसे होता है, उसी का ठीक उल्टा है। रिडक्शन उसमें कोई अंतर नहीं है, बस उसका ठीक उल्टा है। हम कहेंगे कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात क्या कहेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरी क्या बात क्या कहेंगे, वहां पे एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, यहाँ पे एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वहां पे रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट था, यहाँ पे हम कहेंगे कि रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, तो इन बातों से हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई रिडक्शन हो रहा है। चार बातें पहले भी थी, चार अभी भी हैं। यहाँ भी अगर चाहो तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो, और जो एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं उन्हीं को टीप सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल वही टीप नहीं रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले एग्जाम्पल ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो प्रॉब्लम की बात है। खैर, आओ देखो, दो बातें और आएंगी। वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। आओ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा कर लो, क्या होते हैं। तो लिख लो सबसे पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बेसिकली मान लो तुमसे कहा किसी ने कि भाई कोई सैंपल ऑक्सीडाइज हो गया, तो तुमने कहा कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी तो ऑक्सीडाइज हुआ है। हाँ, तो कोई आया होगा ना उसको ऑक्सीडाइज करने, भाई उसका इलेक्ट्रॉन ले गया होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, उसको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दे गया होगा, उससे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकाल ले गया होगा, तभी तो तुम कहोगे कि हाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने, ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन मान लो कोई लेके जा रहा है, मान लो ये खड़ा हुआ है, ठीक, एक आदमी ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए बी जो है ए के पास आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन वापस निकालेगा और फुर हो जाएगा। मतलब हम ये कहें कि ये जो ए है, इस ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया या बी ए से इलेक्ट्रॉन ले गया। ठीक, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो गौर से देखो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। किया किसने, जो इससे इलेक्ट्रॉन ले गया यानी बी ने। पर बी को अगर तुम गौर से देखो तो बी खुद कैसा हो गया, रिड्यूस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो हम ये कहते हैं कि बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कहेंगे कि बी गेट्स रिड्यूस्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ रिड्यूस हो गया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है। तो इसी प्रकार से इसको इरेज कर देता हूं, हम ये कहते हैं कि द एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में इसका ठीक उल्टा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ एक लिख रहा हूं, दूसरा आप खुद लिखेंगे। द एजेंट, एजेंट बोलो रिएजेंट बोलो कोई अंतर नहीं है, दैट ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड reduces itself is called oxidizing agent, and converse is true for reducing agents। ठीक है ना,
इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। चलो चेक करते हैं भाई कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग, थोड़ी बहुत रिएक्शन वगैरह कर लेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब रिएक्शन करते हैं। मान लो तुम्हारे पास अमोनिया है और तुमने ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा दी। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद ये NO और H2O बन के निकल गया, तुमको अच्छा लगा। अब जरा तुम इसमें अमोनिया को देखो, तो अमोनिया का तो खैर ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल है। हमारी चर्चा अमोनिया को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की नहीं है, हम नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं कि नाइट्रोजन का क्या हुआ, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की चर्चा करते हैं। अब हाइड्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को देखो, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स होंगी, 3 बॉन्ड बने होंगे सिग्मा। और हमने कहा था कि जब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ एक लोचा होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में कभी भी अगर चार्ज को ट्रांसफर करना हो तो उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख करके उनको इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह ब्रेक कर लेना चाहिए। और जितने बॉन्ड बने हैं, सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर कराने चाहिए, चार्ज का ट्रांसफर कराना चाहिए। तो मैं यही देखता हूँ कि हाइड्रोजन 3 जुड़े नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो तीनों से 1 इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। अगर हम इसका आयनिक अप्रोक्सीमेशन करें तो भाई साहब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का वो -3 होगा। हर हाइड्रोजन का +1 होना होगा और मिला करके 0 बन जाएगा, तो फ्री मॉलिक्यूल है, ठीक। O2 की चर्चा करो तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कुछ भी लेकर नहीं बैठा है क्योंकि O डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, हाइब्रिडाइजेशन बराबर, तो फिर 0 ही आना है। यहाँ देखो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली हैलाइड के केस में -1 रखता है, वाटर के केस में बोल रहा हूँ, और बाकी सब में +1 रखता है। तो अगर हाइड्रोजन +1 है और 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया, तो 0 करने के लिए -2 होना चाहिए क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 लेके बैठा है। नाइट्रोजन के केस में देखो ऑक्सीजन परऑक्साइड के केस में -1, सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 लेके चलता है। बाकी दुनिया के सारे केसेस में ये जो अपना ऑक्सीजन है वो -2 लेके चलता है। तो यहाँ पे ये -2 होगा, तो नाइट्रोजन मस्ट बी +2 सो एज टू न्यूट्रलाइज, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है पूरे मॉलिक्यूल का वो 0 करना है। अच्छा, नाइट्रोजन का जरा डिस्कशन करो। नाइट्रोजन -3 से चला गया +2 के अंदर, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि घटा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। और ये देखो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 0 से लेके -2 के बीच में जा रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। और समझ भी आई बात। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये पहचानने की बात आ जाए तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे अमोनिया दिखना चाहिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे ऑक्सीजन दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, होना भी चाहिए, आई थिंक बहुत सिंपल है। दूसरी रिएक्शन देखें, गौर करें दूसरी रिएक्शन पे। मान लो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है Fe2O3, ठीक, और आपके पास VO दिया हुआ है, वेनेडियम ऑक्साइड, कुछ ऐसा, ठीक। इससे जो बन के आ रहा है दैट इज V2O5 डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड, FeO बन गया इससे, ऐसा कुछ मान लो। तो अगर ऐसा बन गया तो फिर क्या करना चाहिए और किसकी तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, तो देखो गौर से। Fe2O3 के अंदर ऑक्सीजन तो -2 में होगा क्योंकि सुपर ऑक्साइड में -1/2 और पर ऑक्साइड में -1, बाकी सब में -2। तो -2 का मतलब ये हुआ कि ये -6 हो गया। तो -6 कितने से न्यूट्रलाइज होगा? +6 से, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल है। तो जो आयरन है, ये आयरन का स्टेट होना चाहिए +3, तभी तो इंटू 2 करके वो 6 बनेगा। तो मैं ऑक्सीजन को मिटा देता हूं पहले तो। तो एक आयरन का +3 होना चाहिए, ठीक। यहां पर देखो इस ऑक्सीजन को देखो तो -2 होगा, तो ये ऑक्सीजन जो है दिस मस्ट बी +2, ठीक। अच्छा, यहां देखो वेनेडियम को देखो, तो जैसे ऑक्सीजन आयरन वहां पे +2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगी और ये भाई साहब को +2 होना पड़ेगा, याद रहेगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन जो है वो -10 पे पहुंच चुकी है टोटल। ऑक्सीजन -10 का मतलब ऑक्सीजन -2 पे है ना, तो 5 ऑक्सीजन है, -10 हो गया। -10 को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? +10। +10 कितने लेके आ रहे हैं? 2 V लेके आ रहे हैं, तो ये बेसिकली +5 के केस में चल रहा है अभी ये वेनेडियम जो है। तो बुरी बात है, हाँ। जरा चेक करते हैं और देखते हैं कहाँ पहुंचे।
वेनेडियम +2 से कहाँ पहुंचा, +5 के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा घटा, बढ़ा। पहले भी पॉजिटिव था, आज भी पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नहीं करना है, मोर पॉजिटिव करना है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हो गया। जरा आयरन को देखो, तो आयरन आज भी पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं, पर कल +3 था, आज +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकमिंग लेस पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो गया, लेस पॉजिटिव हो गया। और लेस पॉजिटिव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका है। अब आप देखो गौर से, तो अगर आपको कलर चेंज करके दिखाया जाए, मान लो ये है, तो ये जो निकल के आ रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है। और ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। और एग्जांपल देखने, एक नई चीज है जिसको हम नाम देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद एग्जांपल, खैर सिर्फ प्योर ऑक्सीडेशन प्योर रिडक्शन की बात नहीं करनी, ऊपर जो एग्जांपल किए हैं उस एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि अब जो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाएं, तो उनको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। शुरुआत में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया था, उस वक्त आपको मैंने दिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, Na+ बनाया था, सिर्फ ऑक्सीडेशन था। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, Cl- बना, तो सिर्फ रिडक्शन है। पर अभी जो दो एग्जांपल इससे ऊपर किए वो लोग, उनमें हमने देखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हो, और ऐसी भी रिएक्शंस पॉसिबल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही ना हो रहे हो। तो मैं वो भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, पर फिलहाल उन एग्जांपल्स की बात करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हो रहे हों। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जरा रेडॉक्स रिएक्शंस की चर्चा कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो रेडॉक्स रिएक्शंस की चर्चा करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, वही डेफिनेशन जो अभी बोली, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हो, ठीक। तो लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखने में क्या जाता है, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, रटा होना चाहिए। खैर इसमें रटने के लिए क्या है यार, तो सबको पता होता है। देखो क्या केस है, अमोनिया का केस ले लो, अभी जो एग्जांपल ऊपर ही किया था उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोबारा लेने में। ऑक्सीजन से मिला दीजिए, आपके पास बनेगा NO + H2O, रेडॉक्स का एग्जांपल है। मैग्नीशियम के साथ आपने ऑक्सीजन मिलाया और MgO बनाया, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ बैलेंसिंग में, ठीक है ना। Fe2O3 में आपने V2 नहीं VO मिलाया, सॉरी रिएक्शन ही गलत हो जाएगी फिर, VO मिलाया, तो आपके पास बना बेटा V2O5 और FeO। ये सारी की सारी रिडॉक्स हैं, हमने देखा है कि ऊपर किए हैं तीनों एग्जांपल्स, और तीनों एग्जांपल्स के अंदर आपको दिखाई देता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। लिख लेते हैं, ऑल आर रिडॉक्स, ठीक, ऑल आर रिडॉक्स। गौर से देखें, एक और तरह की रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कर लेते हैं, क्या होती हैं ये। देखो भाई, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो होती हैं जिसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल, एक ही टाइप का मतलब एक ही स्पेशी मॉलिक्यूल की रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए। एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं, एक ही स्पेशी। मतलब अगर आयोडीन लिया और आयोडीन खुद ही रिड्यूस भी हो रहा है और आयोडीन का दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा एटम
ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम कहेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो सेम रिएजेंट का मतलब एक एटम या एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो इन विच द सेम रिएजेंट gets oxidized and reduced साइमल्टेनियसली, ऐसा कह सकते हो। तो काम खत्म हो गया, सिंपल है। अच्छा एक बात और, कि अगर ऐसा है तो मान लो कि हम ये कहें कि ए जो है वो ए कुछ टूट रहा है या ए के साथ किसी की भी रिएक्शन हो रही है और बन रहा है बी प्लस सी, इससे इस स्टेट जाने में और इस स्टेट आने में हम ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है कि एक ही मोल दो चीजें बना रहा हो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन को काउंट किया जा सकता है और यहाँ रिडक्शन को काउंट किया जा सकता है। तभी तो हम कहेंगे कि एक ही रिएजेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। इसका मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बोथ रिएक्शंस, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हैशटैग लगाकर कि एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन is redox, but converse is not true. और बहुत सिंपल है कि सारी की सारी डिस्प्रोपोर्शनेट की डेफिनेशन ही यही है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा एक ही रिएक्शन में, यानी कि वो सारी की सारी डिस्प्रोपोर्शनेट अपने आप रिडॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पर ऊपर जो हमने रिडॉक्स पढ़ी हैं दोज आर नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का, एक ही मॉलिक्यूल के मोल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा था उसका रिडक्शन ही हो रहा है। यानी कि ऐसे रिडॉक्स पॉसिबल हैं जिनमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना पॉसिबल हो। लेकिन ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये होता है उनको डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं, और क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है तो वो रिडॉक्स तो कहलाएंगे। तो ये हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हैं इस डिस्प्रोपोर्शनेट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ने के लिए, तो देखो क्या कर सकते हैं। मान लो कि आपके लिए लिखा गया आयोडीन, में पूरी पूरी रिएक्शन नहीं लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखना कि मैं उसका कुछ पार्ट लिखूंगा कि ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है। मान लो यहाँ से कुछ आयोडीन का आयन निकल रहा है, आयोडाइड आयन, उसके बाद IO3 माइनस भी निकल रहा है, ऐसा हो जाए मान लो, तो क्या होगा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि सर ये तो फ्री मॉलिक्यूल है, जीरो है इसका ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, और इसको देखो तो जो चार्ज आ गया है इस पे ये है, तो एक ही एटम है। तो बेसिकली यहां से यहां जाओगे और तुम देखोगे कि एक किसी भी एटम, मतलब आयोडीन के एटम का यहाँ पे जीरो था लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पे आते ही -1 बन चुका है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है तो रिडक्शन तो हो ही रहा है। अच्छा ऊपर से यहाँ जाने की कोशिश करो, अब यहाँ पे जरा आयोडीन को चेक करो, तो ऑक्सीजन जो है, मैं आयोडीन का X मान लेता हूँ, ऑक्सीजन को देखो -2 होता है और 3 ऑक्सीजन मेरे पास हैं, दैट मस्ट बी इक्वल टू, और मैंने पहले ही बताया था कि जो जीरो होता है वो तब पुट करते हैं जब मॉलिक्यूल फ्री मॉलिक्यूल हो। अभी हमारे पास फ्री मॉलिक्यूल ना हो करके आयन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे -1 लिखा जाएगा। ठीक, x -6 बराबर -1, x बराबर +5 दिखाई देता है। तो यानी जो आयोडीन है वो +5 स्टेट में चल रहा है, 0 से +5 में मूव कर गया है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया है। तो वही आयोडीन का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और वैसा ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल इज इररिस्पेक्टिव ऑफ की उसके क्या स्पेशलिटीज हैं, और दूसरी तो बिल्कुल अलग नहीं है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। ठीक, और कोई एग्जांपल है आपके पास? बिल्कुल जीता जागता अच्छा एग्जांपल है, जिसको हैवी वाटर करके बोला जाता है कई बार, H2O2, उनका एग्जांपल ले लीजिए। कैसे, आओ देखो। H2O2 के अंदर आपने रिएक्शन कराई, गरम वरम कर दिया, पानी बन गया, पानी बन करके ऑक्सीजन का आधा मोल निकल गया, निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले समझो, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन को देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स को छोड़कर हमेशा +1 में होता है। +1 में होता है तो दो हाइड्रोजन मिलकर +2 बनाएंगे, और दो ऑक्सीजन को +2 बनाना है तो एक ऑक्सीजन का -1 ही होना चाहिए। खैर ऐसे तो हम लोग ऑक्सीजन को -2 मान के चलते थे, ध्यान रखें फिक्स किसका है, एल्कली मेटल्स का, एल्कली अर्थ मेटल्स का, हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का बहुत बाद में फिक्स होता है। ठीक,
यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है वो अपने आप -2 में आ चुकी है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन को +2 क्रिएट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप ऑक्सीजन को लेके जाओगे तो -1 से -2 हो गई, तो ये रिड्यूस हो गई क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो घट गया होगा। यहाँ पर देखो तो 0 हो गया है, क्यों? फ्री मॉलिक्यूल आ गया। और यहाँ पर कितना था? -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, यानी कि हम कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। मान लो आपको कहा गया कि P4 से रिएक्शन कराई जा रही है NaOH की, करा दीजिए NaOH की रिएक्शन। जो बनेगा उसको आप PH3 बोल दीजिए, फॉस्फीन गैस। फिर NaH2 लिख लो, पेन बहुत गलत चल गया इस जगह, NaH2, ठीक, PO2, ये बना भाई। अब बताओ क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ किसका क्या होगा? तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि फॉस्फोरस जो यहाँ है वो तो एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो 0 होगा, क्योंकि फ्री स्टेट में पाया जा रहा है। फॉस्फोरस को आप यहाँ ले जाइए और यहाँ फॉस्फोरस का आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। तो मेरे हिसाब से सोडियम +1 होता है, हाइड्रोजन भी +1 होता है। थोड़ा सा गलत लिख दिया, +1 प्लस, ये भी +1 ही है, और 2 हाइड्रोजन है। फॉस्फोरस का x कर लें, इसका -2 कर लें, है ना? और -2 किसका? 2 का, बराबर कितना? 0, क्योंकि फ्री मॉलिक्यूल है। आपका आया 1 प्लस ये मिला करके आया आपके पास 2, ये आया x, ये आया -4, दैट बिकम्स इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, ये 3 बन चुका है, इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आई 4 - 3, दैट इज इक्वल टू +1। हाँ, ये जरूर है कि प्लस में आ रहा है। तो फॉस्फोरस यहाँ किस स्टेट में आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है +1 में। जरा फॉस्फोरस को देखो, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +1 आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, मोर पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीडेशन है। ठीक, इसी जगह पर आप यहाँ पर आ जाइए, आपको तो क्लियर दिखाई देगा कि हाइड्रोजन फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। अगर दुनिया में सिंगल बॉन्ड बन रहे हों और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी आ जाए, तो जितने बॉन्ड बने हुए हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज वो आदमी लेके चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे फॉस्फोरस 0 स्टेट में था, यहाँ -3 स्टेट में आ गया है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो हमें रिडक्शन को लिख देना चाहिए। ठीक, अपने वन से होमवर्क ये है कि जितने भी रिएक्शंस मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिखा है, आपको अपने मन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मार्क करने हैं, नोट्स में लिखने हैं। ठीक, अब गौर से देखो, एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, वो कर लेते हैं। तो आईआईटी 2008 के आसपास, आई एम नॉट श्योर कि ये 2008 का ही क्वेश्चन है, लेकिन शायद उसके आसपास का ही क्वेश्चन है, या 2008 का ही मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। ठीक, आईआईटी जेईई, ये सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? गौर से देखो, क्वेश्चन में पूछा गया कि Fe3O4 एक कंपाउंड है, तुमने कहा हाँ। फिर ये कहा जाए कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe पता करो। तो सबसे पहली बात है कि Fe3O4 के अंदर जो Fe है उसमें 3 आयरन है। आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा गया, यानी कि तीनों आयरन का अलग अलग निकालना है, उनका एवरेज नहीं निकालना है। वी नीड नॉट टू कैलकुलेट एवरेज। ठीक, तो जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट शब्द आ जाएगा, आपका दिमाग चमकने लगेगा। यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं मैं, और दिमाग से तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि तीनों का अलग अलग, ठीक, इंडिविजुअल। तो अगर ये इंडिविजुअल है तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये इंडिविजुअल है, यानी कि तुम्हें तीनों एफ का निकालना पड़ेगा, यानी तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल स्ट्रक्चर आना चाहिए। पर सर ये तो आयरन आयनिक कंपाउंड बना रहा होगा। बिल्कुल आयनिक बना रहा होगा। अगर ये आयनिक बना रहा है तो मुझको ये बताओ कि ये कैसे निकालोगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किस स्टेट में रहता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो फिर सवाल नहीं लगेगा, ठीक है ना? कि Fe3O4 FeO.Fe2O3 इस फॉर्म में रहता है। अगर इस फॉर्म में जिंदा रहता है तो मेरे हिसाब से ये तो +2 हो गया, क्योंकि इसकी दुनिया -2 में चलती रहती है। और यहां देखो तो ये कितना हो गया, गौर से देखो,
तो -2 एक ऑक्सीजन का लिखोगे और तुम 3 लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। और ये जो है तुम्हारा -2 है, इसका लिख लो x और ये मल्टीप्लाई करा लो इसका 2 से और दोनों को जोड़ दो और बराबर कर दो 0 के। तुरंत तुम क्या कहोगे कि सर 2x ना बराबर हो गया है 6 के, तो जो x है ना वो आ गया है 3 के बराबर, ठीक। तो यहां से जो ये आयरन आ रहा है, तो बेसिकली मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूं यहाँ पे FeO.Fe2O3। तो ये वाला आदमी जो है वो +2 स्टेट में जिंदा है और ये वाला आदमी +3 स्टेट में जिंदा है। अच्छा, ये वाला आदमी में ये दोनों के दोनों या एक, तो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों आयरन्स आर आइडेंटिकल। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस करके वो पूछना चाहते थे। एक और ईयर था शायद इसी तरह की बात पूछी गई थी, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसमें लेड के बारे में जानकारी ली गई थी। अभी तो ये आयरन पे क्वेश्चन हो गया, उस समय शायद लेड पे क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन मुझे याद है, किस ईयर का है याद नहीं है, तो शायद ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, तभी याद है, वरना शायद याद भी नहीं होता, है ना। जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसकी बड़ी इज्जत होती है। जेई क्वेश्चन, उन्होंने क्या पूछा, Pb3O4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड क्या होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2PbO.PbO2 इस फॉर्म में ये जीवित रहता है। तो मेरे हिसाब से इसकी चर्चा कर लोगे तो +2 में आने वाला है, क्योंकि ये -2 में रहता है। ये देखो तो -2 × 2 प्लस इसको लिखो x बराबर करो 0 के, तो क्लियर दिखाई देता है x की वैल्यू आने वाली है +4। तो यानी कि एक लेड जो है वो +2 में और एक लेड जो है वो +4 में रहने वाला है, और यही तुम्हारा आंसर है। सिंपल है, अगर आता है तो ये सवाल 10 सेकंड में लग जाता है। 10 सेकंड में लगने का मतलब एक तो नंबर आ जाते हैं, और दूसरा ये है कि आपका काम बन जाता है यार, कम समय में काम हो जाता है, 2 मिनट 3 मिनट 2.5 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन के, तो उनमें से अगर 10 सेकंड में काम हो गया तो बचा हुआ टाइम अगले किसी बड़े क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक। अगला टॉपिक जो है वो अब नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी कहाँ से आ गई बीच में, क्योंकि और कुछ बचा नहीं अभी पढ़ाने के लिए, है ना। और नॉर्मेलिटी में जो एन फैक्टर वगैरह आएगा अभी, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, इक्विवेलेंट वेट आएगा, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाते समय एन फैक्टर आएगा। तो ये जो एन फैक्टर है, ये एन फैक्टर क्या होता है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वहां से फिर एसिड और बेस का एक छोटा सा कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ऑल्दो एसिड बेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, उस पर भी एक लेक्चर सीरीज 4-5 लेक्चर के मैं डाल दूंगा आने वाले समय में, कि एसिड और बेस पर ही डिटेल डिस्कशन। पर फिलहाल एसिड बेस का सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना इस कोर्स में अभी फिलहाल जरूरी है, और एन फैक्टर के हिसाब से काम करेंगे। तो मैं नॉर्मेलिटी पढ़ा करके आज का लेक्चर ओवर करूंगा, और एसिड बेस का कंसेप्ट आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। मोल कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और यही तो काम है अपना, वरना तो 10th में पढ़ के आए होते हैं हम लोग। नॉर्मेलिटी, ठीक। तो नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है वो देखो, आओ मिले नॉर्मेलिटी से बातें करें। क्या है, कुछ खास नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत दिमाग में लाओ कि नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं एन से, इसका नाम है नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लिख देता हूं पूरा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखना कि ये जितनी भी चीजें डिफाइंड है वो सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। एक चीज सॉल्यूट होती है जिसको घोला जाता है, एक चीज सॉल्वेंट होती है जिसमें घोला जाता है। जो मिक्सचर तैयार होता है नॉन रिएक्टिंग टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक। तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट लिखने हैं सॉल्यूट के, और नीचे लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी लीटर्स में। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
कि अगर डिफाइन कर रखा है लीटर्स में तो इसका मतलब है कि आंसर आपको बार बार नॉर्मेलिटी के लिए वॉल्यूम को लीटर में ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, और भी कि एक चीज होता है कि जिसको हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये क्या किया, बेसिकली इसे मोल से मिली मोल मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कराते थे ना, तो उसी तरह का काम यहाँ किया गया और 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा लिया गया है। ठीक, तो नीचे जो हमारे पास लीटर था वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक ऐसी चीज है जो शायद तुम लोगों ने पढ़ रखी होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो पहले सबसे ऊपर आ रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, तो एक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दूसरी फंस गई। नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट आना चाहिए। जैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, दिमाग में तुरंत आएगा कि अपने को संपूर्ण जानकारी हो चुकी है, अब तो तुरंत तुरंत हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो जरा ग्राम इक्विवेलेंट पे चर्चा करो कि ये क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, वेट इन ग्राम जो भी सैंपल का दे रखा है अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ओहो, अब ये नई डेफिनेशन फंस गई कि वेट इन ग्राम तो ठीक है, आपको बोला गया कि सैंपल आपका सोल्यूट जो है NaOH है, उसको पानी में घोला गया है, 5 ग्राम NaOH दिया गया, तो जो आपको सैंपल में मिला दैट इज वेट इन ग्राम्स। ध्यान रखें, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं, मिलीग्राम में नहीं, ग्राम में। फॉर्मूला इसी तरह डिफाइंड है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, अब इक्विवेलेंट की वेट नहीं पता, तो आओ भाई इक्विवेलेंट वेट की चर्चा करो। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक में फंसते जा रहे हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये एन फैक्टर अब नई चीज क्या आ गई है। अब ये एन फैक्टर अगर नई चीजें नहीं पता है तो सारी कहानी किसके हाथ में अटक गई, एन फैक्टर के हाथ में। क्योंकि अगर एन फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट आ गया, अगर इक्विवेलेंट वेट आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नॉर्मेलिटी आ गई। टॉपिक तो हमारा नॉर्मेलिटी ही था। यानी कि अब अगर हम गौर से सोचें तो हमारा सारा का सारा नॉर्मेलिटी निकालने का खेल एक आदमी के हाथ में है, वो है एन फैक्टर। अगर ये एन फैक्टर वाली चीज हमारे हाथ में आ जाए तो बात खत्म हो जाएगी। अभी अगर गौर से देखो, किताबों में लिखा मिलता है एन फैक्टर की जगह पे कि जो ये एन फैक्टर है वो बेस के लिए उसकी एसिडिटी और एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक, सॉल्ट के लिए उसमें नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं। तो जो भी है वो एन फैक्टर कैसे कैसे और भी निकाला जाता है बहुत सारी चीजों में, वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखें जरा, ग्राम इक्विवेलेंट का कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। मतलब एन फैक्टर निकालना हमारा काम बचा है अब सबसे ज्यादा। तो ग्राम इक्विवेलेंट को देखो क्या लिख सकते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर वेट इनटू एन फैक्टर। ये कहां से निकाला, जो ऊपर 3-4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं इन्हीं को आप मैनिपुलेट करेंगे, तुरंत तुरंत ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने। कहां से आया, ये 3 इक्वेशंस लिखी, तीनों का आप गौर से देख लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास लिखा हुआ था वेट इन ग्राम्स, नीचे लिखा था इक्विवेलेंट वेट, और उस इक्विवेलेंट वेट की जगह पर आपने ये काम कर लिया है। ठीक, और मॉलिक्यूलर वेट जो भी होता है उसको AMU में लिखते हैं, और उसको ग्राम में लिखने लग जाएं तो वो मोलर वेट बन जाता है। तो मोलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कोई अंतर मत समझें, पहली बात तो ये, बस वो ग्राम और AMU का अंतर है, नंबर तो वही रहने वाला है। तो बस इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू को उठा करके ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर डाला गया, तो ये जो फॉर्मूला है वो बन के आ गया। तो यानी कि यहां से दिखाई देगा आपको ग्राम इक्विवेलेंट की जगह अगर ऊपर वेट इन ग्राम्स है और नीचे आपने ग्राम में ले लिया है मोलर वेट, तो टोटल मास अपॉन मोलर मास बराबर तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर बराबर क्या आया, ग्राम इक्विवेलेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटा फॉर्मूला है, और मोल्स के बारे में तो आप वेट से भी जानकारी निकाल ही सकते हैं। ठीक, वैसे तो मैं इसको डब्बे में बंद कर दूं और यहाँ पे एरो निकाल के लिख दूं कि ये तो मोल्स का नंबर लिखा हुआ है, तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अब देखना गौर से, मैं लिख रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे राइट साइड में भी डिवाइड करना चाहिए, यानी मैं मोल्स में वॉल्यूम का डिवाइड कर रहा हूं।
और फिर मैं लिख रहा हूं n फैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रहना चाहिए। अब देखो गौर से, जो ये ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है, बेटा यही तो तुम्हारी नॉर्मेलिटी। अगर गौर से सोचो तो तुमने क्या कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है उसको ऐसा लिख लो ना, ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे लिख लो ऑफ सॉल्यूशन, तो ये बेसिकली नॉर्मेलिटी बन गई। अच्छा, नॉर्मेलिटी बराबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम को सोचो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो सर मोलैरिटी होती है। तो यानी कि कैपिटल एम हो गया इनटू एन फैक्टर, एक नया फॉर्मूला बन गया। यानी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का संबंध स्थापित हो गया। इसको हम बोल रहे हैं कि ये मोलैरिटी है। ठीक, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाता है। खैर, यानी कि सारी बागडोर अगर आप लोग देखो गौर से, मैं कलर चेंज करता हूं फिर बताता हूं कि जो एन फैक्टर है इस पर टिकी हुई है ना, तो मैं कहूंगा कि इसकी अहम भूमिका है। ना सिर्फ अहम भूमिका है, बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। सारी की सारी चीजें इस एन फैक्टर के हाथ में टिकी हुई हैं। अगर ये एन फैक्टर निकालना आ गया तो सब कुछ निकालना आ गया। तो क्यों ना एन फैक्टर पे ही डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो मैं एसिड बेस और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालना सिखाऊंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कभी किसी और लेक्चर सीरीज में एसिड बेस पे भी 5-7 लेक्चर निकाल देंगे, तो ये समझ लो कि बहुत डिटेल में चीजें आ जाएंगी। फिलहाल इनफ टाइम बीत चुका है लेक्चर को, और काफ़ी सारा कंटेंट पढ़ा दिया है। तो नॉर्मेलिटी तक के लेक्चर को रिवाइज करिए। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास में, एसिड बेस और सॉल्ट के एन फैक्टर के कैलकुलेशंस के मेथड्स को सीखते हुए। फिलहाल जितना पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।